स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व एड्स दिवस के बारे में। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में एड्स के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम कहें कि सामाजिक बहिष्कार का एक हिस्सा माना जाता है तो उसमें दो मत नहीं होगा। बहुत सी बीमारियां होती हैं और कब हम किस बीमारी या रोग से ग्रसित हो जाते हैं इसका हमें पता नहीं चलता है, और जब तक हमें पता चलता है, जब तक लक्षण नज़र आते हैं, तब तक बहुत देर हो गई रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर समय पर हम उन लक्षणों को पहचान लें और उसका इलाज कराएं तो हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये दोनों ही अवस्था बीमारियों से जुड़ी हुई है, और इन दोनों अवस्थाओं के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को पहचानें और उसका इलाज कराएं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस संबंध में जानकारी भी रखें। तो जानकारियों का क्रम जो है वो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से, जानकारियों के बारे में हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर बतलाते रहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम बात करते हैं HIV एड्स के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को। डॉक्टर सत्येंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज चूँकि पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका विश्व एड्स दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एड्स के रोगी हैं या जो संक्रमित होते हैं उनके प्रति हम लोग मनाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए और उनकी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उनके इलाज के बारे में बताने के लिए, प्लस जो संक्रमित व्यक्ति का मौत हो चुका है उसके शोक मनाने के लिए हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। जी जी जी। यानी अगर हम कहें कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो इस बीमारी से जिनका संक्रमित है या जिनका देहांत हो चुका है उनको एक याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में भी इस दिवस को मनाते हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि HIV एड्स से अगर कोई ग्रसित है तो उसकी पहचान किस प्रकार से की जाए, कैसे पता चले कि हाँ वो व्यक्ति जो है, या अगर हम उससे पहले जानना चाहेंगे कि HIV एड्स की बीमारी है क्या? वो एड्स की बीमारी तो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को हम लोग एड्स बोलते हैं। HIV हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जी। तो HIV पहले जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें HIV होता है जी। HIV एक विषाणु से होता है, जो वायरस है उसके चलते होता है, वायरस जी। तो वो वायरस अगर बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाता है उसके बाद से एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो जिसे हम एड्स बोलते हैं। तो एड्स उसके HIV के संक्रमण के कारण ही एड्स होता है। उसके लक्षण में आपको फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, मैलेज होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस हो जाता है, ये सारी लक्षण पाए जाते हैं। जॉइंट पेन होता है, वीकनेस हो जाता है। तो ये सारे लक्षण HIV संक्रमित व्यक्ति में पाए जाते हैं। जी जी। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण नज़र आए तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति जो है वो HIV से ग्रसित है। उसके लिए हम लोग जांच करवाते हैं। जी जी। तो अगर जांच लक्षण के कारण हम लोग जांच कराते हैं, उसमें वो डिटेक्ट होता है कि वो व्यक्ति HIV से ग्रसित है। जी। तो जब आपने बात की है कि जांच करवाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि
ये व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि एड्स की पहचान करवाने के लिए कौन कौन सी जांच करवाई जाती है। एड्स की पहचान के लिए हम लोग वो CD काउंट 4 का जांच कराते हैं हम लोग। वो लिम्फोसाइट का होता है, CD4 काउंट का जांच होता है। उसी से डिटेक्ट होता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है जी। यस। और अगर हम बात करें कि जांच करवा लिए या इसका कारण, हम जब लक्षण नज़र आ रहा है तो उसके बाद कारण के बारे में जान लेना भी ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे कि एचआईवी एड्स के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। एचआईवी तो प्रमुखतः सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के कारण होता है। जी जी। एचआईवी जो होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होता है, और जिसमें हम लोग सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं, या फिर ओरल सेक्स जो होता है या वो एनल सेक्स के चलते होता है, या इन्फेक्टेड ब्लड लेने के कारण होता है। ब्लड से सिरिंज जो यूज करते हैं, ड्रगिस्ट जो है, ड्रग लेने वाले लोग सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज से, एक ही सिरिंज से भांति भांति के लोग प्रत्येक 2, 4, 10 व्यक्ति एक ही सिरिंज से ड्रग ले लेते हैं। तो उन लोगों में ये एचआईवी और एड्स होता है। जी जी। अगर हम एड्स की बात करें तो उसके कारणों में सबसे ज़्यादा माना जाता है असुरक्षित यौन संबंध। इसको अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो हमें एड्स की तरफ धकेलते हैं। अगर उसमें हम किसी की व्यक्ति द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए रेजर का प्रयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम संक्रमित हो सकते हैं जी। अगर हम किसी वजह से रक्त चढ़ा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम संक्रमित हो सकते हैं। और इसकी जो है हम नादानी के स्वरूप बोल सकते हैं, नादानी के रूप में इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ये भी होता है। तीसरी बात जो आप बोले सिरिंज, अगर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है और वो भी संक्रमित व्यक्ति को दिया गया है और उसके बाद फिर उसी इंजेक्शन से, उसी सुई से अगर हमें कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उससे भी हम संक्रमित हो सकते हैं। तो सिर्फ एक ही कारण उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, कई और भी कारण हैं जिसकी वजह से हम इस संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमेशा जागरूक रहें कि हाँ, ये जो सिरिंज है वो किसी और के, लेकिन आजकल तो ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नियम ही बना दिया गया है कि एक सिरिंज और एक सुई जो एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसे तुरंत ही फेंक देना है, उसका दोबारा प्रयोग नहीं करना है। तो वो संभावना तो जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन जो दूसरी संभावनाएं हैं, रक्त चढ़ाने की संभावना और साथ ही रेजर का प्रयोग करना, रेजर का प्रयोग हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, जी जी, एनल सेक्स हो गया जी, तो ये सब भी उसके कारण है जी। इसीलिए वो होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, बचाव और सावधानी? तो उसके लिए तो हम लोग कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट में हम लोग कॉन्डोम का यूज़ करने की सलाह देते हैं जी। और सिरिंज जो है वो नीडल सिंगल यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हम लोग सावधानी बरता जाता है, बगैर जांच के हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करवाना चाहिए। इससे कोई भी पेशेंट को ब्लड इन्फ्यूजन नहीं देना चाहिए। और सावधानी में फिर आ जाता है कि मदर को जी, जो इन्फेक्टेड मदर है उसके बच्चे को भी होने की संभावना हो जाती है, तो उसमें भी सावधानी रखना ज़रूरी होता है। हम जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, तो उससे भी बच्चों को होता है, तो उसमें भी सावधानी रखना पड़ता है। जी सर, यहाँ पे आपने कहा कि अगर कोई गर्भवती नहीं, प्रसूति महिला बच्चे को स्तनपान करवाती है तो उससे भी बच्चे में जाने की संभावना रहती है। तो हम यहाँ जानना चाहें कि
एड्स की बीमारी क्या आनुवंशिक और छुआछूत वाली होती है? नहीं, आनुवंशिक नहीं है जी। ये छुआछूत की बीमारी है जी। लेकिन छुआछूत में एक तो वो हम छुआछूत भी नहीं कर सकते हैं मैडम। जी जी, छुआछूत भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, सिरिंज नीडल एक ही प्रयोग करने से होता है। तो ये आनुवंशिक और छुआछूत की बीमारी नहीं है। यानी अगर कोई एड्स पीड़ित है और वो गर्भवती है तो वो सुरक्षित मातृत्व का सुख ले सकती हैं? हाँ, ले सकती है। जी जी, तो उसमें बहुत कम संभावना रहती है कि माँ के द्वारा बेटे में भी जाए। जी, ऐसी संभावना कम रहती नहीं है, रहती है। नहीं के बराबर रहती है। जी जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि किनको इस बीमारी का होने की संभावना ज़्यादा होती है? जो सबसे पहले है कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं या सेक्स वर्कर कर सकते हैं। सेक्स वर्कर है, मैन टू मैन जो एनल सेक्स करते हैं जी। वो है, ड्रग लेने वाले लोगों को हो सकता है जी। जो नीडल से द्वारा एक ही नीडल से एक ही सुई से जो है वो 4-5 लोग जो एक चढ़ाते हैं, उन लोग को हो जाता है। जी जी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, अगर सावधानी नहीं रखा गया तो उससे भी कभी कभी होता है। जी। बहुत बार देखा जाता है कि जब एड्स की रोकथाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो ट्रक ड्राइवर्स को किया जाता है, ऐसा क्यों? ट्रक ड्राइवर्स का है कि वो लोग कहीं भी जाते हैं, लंबे दूरी तक जाते हैं और कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ उन लोग का वो सेक्स वर्कर लोगों का पॉकेट्स होता है, तो ट्रक ड्राइवर वहाँ तक पहुँचते हैं और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जी जी जी, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है कि हाँ वो कैरियर का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ तक वो ले जाने फिर का काम करते हैं। वो हर जगह वो ले जाते हैं। हो सकता है वो अपने पत्नी के साथ भी अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो पत्नी को भी HIV एड्स तक माने स्थिति पहुँच जाती है। जी जी, आज हमारे राज्य में अगर हम HIV एड्स के मरीजों की बात करें तो क्या स्थिति है? हमारे यहाँ जामताड़ा ज़िले में, देवघर ज़िले में एड्स का और HIV का संक्रमण ज़्यादा है जी। कुछ और ज़िले हैं यहाँ पर, लेकिन जामताड़ा और देवघर में ज़्यादा है। हमारे हिसाब से ये झारखंड के सिमडेगा क्षेत्र में भी ये HIV संक्रमित लोगलोगों की संख्या ज़्यादा है। तो फिर भी पहले की अपेक्षा अभी 15.2 या 3% लोगों का है, पहले से इसका रेशियो कम हुआ है HIV का और एड्स का। जी। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हमारे झारखंड में हर एक ज़िले में ICTC सेंटर बना दिया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, टेस्ट भी किया जा रहा है और लोगों को ART सेंटर में अगर इन्फेक्टेड हैं तो दवा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी जी, उससे लाभान्वित हो रहे हैं जी। तो कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर में अचानक से जब एड्स की बीमारी का प्रसारण शुरू हुआ था, जो फैलना शुरू हुआ था, उसकी तुलना में आज एड्स के मरीज जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। ये हम बोल सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्रों के विज्ञापन जो प्रसारित किए जाते हैं उसके माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसके माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैली है, लोग अवेयर हुए हैं, सचेत हुए हैं। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य हमारी सहिया हो गई, हमारी NM हो गई, जी हाँ, डॉक्टर्स हो गए, ब्लॉक लेवल पर, PHC एडिशनल PHC लेवल पर, सब सेंटर लेवल पर, हर जगह एड्स का प्रचार प्रसार किया जाता है और जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उनमें
समझदारी पहले से बढ़ी है, लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं लोग इस मामले में। जी जी तो जी जी। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो हम जो जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं उससे इसके आंकड़े जो है वो कम हो रहे हैं, यानी लाभ जो है वो नज़र आ रहा है। लाभ वाले जो हाँ हम विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं उसका उद्देश्य जो है वो सफल हो रहा है। जी, जी। कि हाँ इसके प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, सावधानी बरत रहे जी, हैं जी। और जिसकी वजह से आंकड़े जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि रक्तदान के समय या रक्त लेने की वजह से कई बार व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जाता है HIV वायरस से। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि रक्तदान शिविर आयोजित करते वक्त या किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते वक्त कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं या कैसे टेस्ट किए जाते हैं ताकि व्यक्ति जो है वो संक्रमित ना हो पाए। हम लोग HIV टेस्ट कराते हैं उसके लिए, और ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कराते हैं जी। हेपेटाइटिस बी हो पेशेंट को या HIV हो तो वो डिटेक्ट हो जाता है। एनीमिया का भी टेस्ट कराते हैं हम लोग, उसके लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेते हैं, फिर ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं। तो वो देखने से अगर उसमें आ जाता है ब्लड में तो उसके थ्रू हम लोग सावधानी बरतते हैं, और जिस पेशेंट का या हम लोग डोनर का बोलते हैं, डोनर का ब्लड अगर इन्फेक्टेड आ गया तो उसको हम लोग सावधानी के रूप में उसको आगाह करते हैं और उसका ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ अमुक व्यक्ति किसी भी कारण से संक्रमित है तो उसका ब्लड नहीं डोनेट किया जाएगा, और फिर सावधानी में हम लोग उसका इलाज भी शुरू करते हैं। जी जी। जैसा आपने कहा कि अगर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो संक्रमित है, उसका ब्लड जो है वो फिर आगे नहीं बढ़ाया जाता है या डोनेशन के लिए नहीं दिया जाता है या मरीज पे नहीं चढ़ाया जाता है, और उस व्यक्ति को बतलाया जाता है कि आप जो है वो संक्रमित हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग खुलकर बातें नहीं करते हैं, और ना ही घर के आस पड़ोस तो छोड़ दीजिए, घर के सदस्यों को से भी काफ़ी हद तक छुपा के रखते हैं। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि लोग आते हैं इलाज करवाने? अभी भी इसमें बहुत लोग झिझकते हैं जी, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी जागरूक किए हैं, और जागरूकता के माध्यम से लोगों को HIV टेस्ट अवश्य कराते हैं जी। कभी भी पेशेंट को, कोई पेशेंट नॉर्मल पेशेंट को भी हम लोग HIV कराते हैं। तो HIV करा के ही देखने से रेशियो का पता चलता है, जिसमें हम लोग का झारखंड में ये काफ़ी गिरावट है, चाहे ब्लॉक लेवल में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो। हम लोग ब्लड टेस्ट जब भी कराते हैं पेशेंट का तो उसमें HIV ज़रूर कराते हैं, ये मैंडेटरी है हम लोग का। तो उससे डिटेक्ट होता है कि हमारे यहाँ कितने पेशेंट हैं या कितने संक्रमित व्यक्ति हैं या एड्स से कितने ग्रसित हो रहे हैं। तो ये हम लोग को पता चलता है, और पता चलने के बाद अगर हम लोग पा लेते हैं तो HIV से अगर ग्रसित है तो उसको भी हम लोग इलाज में शुरू करते हैं। इम्यून सिस्टम उसका अगर कमज़ोर है तो उसके लिए हम लोग उसको इलाज में स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एड्स अगर हो गया है तो उसका ART सेंटर में भेजते हैं, वहाँ से उसका दवा शुरू हो जाता है। तो वो हमारा मैंडेटरी है, वो चलता ही है। इसके चलते भी लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। हाँ, कुछ लोग हैं वैसे कि हाँ नहीं कराना चाहते हैं, जी हाँ। तो उन लोगों को हम लोग काफ़ी समझा बुझा के करवा लेते हैं। जी 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 जी। STD और एड्स अलग अलग हैं या दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं? एड्स और STD का माने है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जी हाँ। STD हो गया जी। तो बाद में वो धीरे धीरे अगर इलाज नहीं हुआ तो वो HIV में कन्वर्ट होगा, HIV से फिर एड्स में चला जाएगा, वो संक्रमित हो जाएगा। जी। इसके STD से धीरे धीरे उसका वो पैपिलोमा वायरस हो गया, उसका गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हुआ, तो अगर वैसे ही छोड़ दिया वो उसी कंडीशन में मान लीजिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते रहा, सेक्सुअल कांटेक्ट किया
या किसी प्रकार कोई सावधानी नहीं रखा, डॉक्टर से दिखाया नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाएगा, उसकी इम्यूनिटी घटते चली जाएगी। उसके चलते हो सकता है उसे HIV भी हो जाए, संक्रमित हो जाए, और HIV के बाद सेकेंड फेज में वो एड्स से ग्रसित हो जाएगा। जी जी जी। हम देख रहे हैं कि आंकड़ों में गिरावट आई है और इसके लिए काफ़ी हद तक सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसी का ये असर है। तो हम जानना चाहेंगे कि एड्स से जुड़ी हुई सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और उनका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है। अभी तो सरकार के द्वारा काफ़ी जगहों पर हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गांव-गांव में भी कार्यक्रम दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी बढ़ाया गया है जो जागरूक कर रहे हों उनको, और उसमें सरकार ने अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2026 तक इसे बढ़ाया है, एड्स के प्रति जागरूकता करने के लिए, एड्स का समाधान करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं, और दवाओं का वितरण भी सरकार की तरफ से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसको पेशेंट को ख़रीद के उसको खाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत जागरूकता फैला रही है, और बहुत कुछ जो भी टेस्ट सब है वो सरकारी लेवल पर सब मुफ्त में कराया जा रहा है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उसके लिए अलग से एड्स कंट्रोल सेंटर में हमारे स्टाफ भी डिप्यूट किए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरे जगह में करीब 80,000 स्टाफ को दिया गया है। जी 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 जी। सर, हम अभी बात कर रहे हैं कि एड्स से ग्रसित व्यक्तियों में क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं क्या क्या हैं, और एड्स के जो मरीज हैं उसका कारण क्या है, इलाज। तो अब हम जानना चाहेंगे इलाज के बारे में। कारण लक्षण की पहचान हो जाने के बाद, जांच करवाने के बाद जब मरीज में ये पता चलता है कि वो एड्स से ग्रसित है, तो इलाज के लिए क्या क्या किया जाता है। इलाज के लिए तो अगर डिटेक्ट हो गया कि हाँ। व्यक्ति एड्स से ग्रसित है, उसके लिए तो हम लोग जब जांच में आ गया कि एड्स है तो हम लोग ART सेंटर उसको भेजते हैं। जी। तो ART सेंटर में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलाया जाता है। वो 2-3 दवाओं का सम्मिश्रण होता है वो, और वो रेगुलर उनको दिया जाता है। तो कंटिन्यू दिया जाता है। ऐसे तो है कि व्यक्ति में अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है जी हाँ। तो HIV जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है। जी। वो 8-10 साल तक अगर इम्यूनिटी मजबूत है व्यक्ति का, तो 8 साल 10 साल लग जाता है उसको डिटेक्ट होने में। जब तक वो व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति HIV से भी ग्रस्त है। जी जी। अगर उसकी बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगेगा, फीवर आने लगेगा, जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगा, मैलेज होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, जॉइंट पेन सब होने लगेगा। तो धीरे धीरे अगर जांच की प्रक्रिया जब चलेगी तब वो डिटेक्ट हो पाता है। तो उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बाद ही वो पहुंचता है वहाँ तक। अदरवाइज वो अगर खाना पीना ठीक है, डाइट अच्छा ले रहा है, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है, साफ़ सुथरे वातावरण में रह रहा है, तो बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जो HIV से ग्रसित हैं, लेकिन उनको देखने से ऐसा नहीं महसूस होगा कि वो HIV पेशेंट है। जी जी। तो किस स्थिति में ये खतरनाक हो जाता है? खतरनाक वही है, वो इम्यूनिटी जब उनका कमज़ोर होने लगता है जी। और फिर से वो कहीं कुछ गलत कर बैठते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट कर लेते हैं, या कहीं फिर से ड्रग लेने लगते हैं नीडल के द्वारा, या फिर वो मैन टू मैन एनल सेक्स कर लिया। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, और वो बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बाद से वो सारा लक्षण उनमें प्रदर्शित होने लगता है। तो वो एड्स से ग्रसित पाए जाते हैं। तो हम लोग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। उसमें CD काउंट 4 हम लोग करवाते हैं। उसमें वो T लिम्फेटिक सेल है, कोशिका है, WBC का, वाइट ब्लड सेल्स का, तो वो कमज़ोर हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, उसके चलते भी हो जाता है वो।
जी। तो अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है और उसका इलाज चल रहा है, तो ये इलाज की प्रक्रिया जो है, इलाज का समय जो है वो कैसे निर्भर करता है कि किस कैटेगरी, किस स्टेज में वो बीमारी है, उसके आधार पे 1 साल 2 साल चलता है, या कुछ दवाएं जो हैं वो उम्र भर चलानी पड़ती है? कुछ ऐसी जांच इलाज की प्रक्रिया है? यस मैडम, उसका है कि मानक है कि 500 लोड डोज होता है, तो डोज से वो आता है। जब हम लोग ART ये कराते हैं, CD काउंट 4 कराते हैं, तो 500 से अगर ऊपर आता है तो वो हेल्दी व्यक्ति माना जाता है। तो लेकिन हम लोग इलाज उसको भी देते हैं। उससे नीचे आया तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर या फिर संक्रमित बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भी हम लोग इलाज देते रहते हैं उसको। पहले था कि सिर्फ जो 500 अगर लोड डोज है तो उसको हम लोग नहीं चलाते थे जी। लेकिन अब है कि नहीं, 500 तक का भी व्यक्ति है तो उसको भी चलाते हैं, और 500 से नीचे है तो उसको चलाना ही है। तो जो भी डिटेक्ट हो गया कि हाँ संक्रमित है व्यक्ति है, एड्स है इसको, तो हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं उसका। जी जी। और अब बचाव के बारे में बात कर लें। यस मैडम। बचाव में है कि उसको है कि कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट करना है तो कंडोम लगा के करना है, साफ़ सुथरा नीडल यूज़ करना है जी कभी भी। और बचाव में फिर ब्लड अगर चढ़वाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तो उसमें प्रॉपर केयरली ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जाए। मदर फीडिंग नहीं कराया जाए, उसका कुछ अल्टरनेट दिया जाए उसको। और जो गर्भवती माता है उसको ज़्यादा सावधानी भी रखना चाहिए अपने आप में। जी। कह सकते हैं जानकारी ही बचाव है। यस मैम। अगर हम इसके प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, तो हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और अगर कभी भी ऐसा महसूस हो कि इस तरह का कोई भी लक्षण हमारे नज़र में आ रहा है, कोई भी लक्षण हमारे शरीर में नज़र आ रहा है, तो हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, तुरंत जाके चिकित्सक से संपर्क करें और उसका संपूर्ण इलाज करें। तो हम अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और हमारी जो सहयोगी है, जो हमारे पार्टनर है, उसको भी स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, आप हमारे बीच में आए और इस दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।